एनके भटनागर साहब हैं हमारे साथ, एक्स डीआईजी एनडीआरएफ के। एनके भटनागर साहब, मैंने अभी एक वाकया साझा किया था 1999 में जब तूफान आया, तो इतिहास में उस तूफान को माना जाता है कि सबसे भयावह था और सबसे ज़्यादा त्रासदी भी हुई थी। और जो आंकड़े भी मिले थे, जो संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी किया था, उसके मुताबिक 189 लोग मारे गए, 150 लोग लापता हो गए, 1,38,000 घर उस वक्त तबाह हो गए थे और 2,56,000 हेक्टेयर कृषि भूमि भी उस वक्त नुकसान झेलने को मजबूर हो चुकी थी। ये उस वक्त का मंजर था 1999 का। अब इस बिपरजॉय को यही माना जा रहा है कि वो उस तूफान का एक्शन रिप्ले है, लेकिन जिस हिसाब से तैयारियां की गई है, क्या हम ये माने कि ये अलर्ट होना, एनडीआरएफ पर भरोसा करना और एनडीआरएफ जिस तरह से अभी ग्राउंड पर मौजूद है, ये इस तबाही के बाद किसी तरह के नुकसान को कम करने में काफ़ी है, सक्षम है? देखिए, उस टाइम जो 99 की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस टाइम एनडीआरएफ नहीं थी, ना एसडीआरएफ थी, ना इतनी बड़ी जागरूकता थी लोगों के अंदर कि जो जिस तरह की तैयारी हम लोग अब कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ, क्योंकि 2004 में एनडीआरएफ बनी है और उसके बाद 2005 में एनडीए में एक्ट बना है और पॉलिसी 2009 बनी है, जिसके तहत जो है सारी स्टेट गवर्नमेंटों को सबको जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है और उसके ऊपर इन लोगों ने काम किया है। उसके तहत उन्होंने एसडीआरएफ भी बनाई है स्टेट गवर्नमेंट ने, और एनडीआरएफ ने और एनडीए में, और इन लोगों ने अपना इंटेंसिव ट्रेनिंग सभी कोस्टल एरियो को दिया है और लोगों को इक्विपमेंट सप्लाई करने में मदद की है। और आज उसका नतीजा है कि उससे भी बड़ा तूफान आ जाए तो आज की तारीख में हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आर्मी, नेवी सब वेल इक्विप्ड है और बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। इसीलिए आप देखिए 5 दिन से लगातार इसको बोलते हैं प्री अरेंजमेंट। तो ये प्री अरेंजमेंट जो कर रहे हैं, इसके तहत आप ये देख लीजिए कि ना कितना लोगों को इवैक्यूएट किया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, और साथ ही खास तौर से जो आपका मवेशियों को भी यहाँ से शेल्टर होम की तरफ रवाना किया गया जहाँ सुरक्षित रह सकें। दाना पानी का अरेंजमेंट है, खाने का अरेंजमेंट है, दवाइयों का अरेंजमेंट है, इतना बेस्ट अरेंजमेंट है। और सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन, यानी दिल्ली से कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है स्टेट गवर्नमेंट में कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब आप बताइए, इतना सब कुछ कर दिया तो हम इस बड़े जिम्मेदारी से कहते हैं कि ह्यूमन लॉस तो ना के बराबर होगा, और बाकी जो फाइनेंशियल लॉस है, जो खेती का है या झोपड़ियाँ हैं या बोट्स हैं, छोटी हल्की बोट्स हैं, इनका डैमेज तो होगा, इसको तो रोक नहीं सकते। बाकी तूफान को भी हम नहीं रोक सकते, वो नेचर ऑफ गॉड का नेचर है। लेकिन हमारी अपनी जो तैयारी है, ह्यूमन लॉस को हम रोक देंगे और एनिमल्स के प्रति भी हमने काफ़ी तैयारी की है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। और हम भटनागर साहब, मैं एक पहलू समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंसानी तौर पर जिस भी माध्यम से जो इस वक्त हमसे डीएनए के जरिए जुड़ा है, कोई ना कोई उनके अपने जानकार गुजरात में होंगे और इस इलाकों में मौजूद होंगे, जिन इलाकों की तस्वीरें हमें भी दिखा रहे हैं। तो वो ये समझना चाहेंगे कि बेशक तैयारियों को लेकर आपने कहा कि हम बहुत अच्छे से तैयार हैं, लेकिन एक डर तो है, हर इंसान के दिल में एक डर तो है। एनडीआरएफ उस डर को कैसे दूर करे कि आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं, इसके लिए क्या किया? देखिए ऐसा है, हमने 3 जोन में जनरली रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। पहला होता है रेड जोन। रेड जोन का मतलब होता है यहाँ पर 100% जो है डैमेज होगा ही होगा। उसके बाद होता है ऑरेंज जोन, उसके बाद होता है येलो जोन। तो यहाँ पर जो हमारा रेड जोन था, वहाँ से टोटली हमने लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ प्लेस में भेज दिया है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये जो है पक्की जो बिल्डिंग्स होती हैं, येलो जोन में जो पक्की बिल्डिंग है, वहाँ पर लोगों को शेल्टर दे सकते हैं, दिया है, और लोग वहाँ रह भी सकते हैं, बशर्ते वो तूफान के दौरान बाहर ना निकलें, अपने घर के कोने में बैठे रहें, स्वच्छ पानी भर के रखें और अपना ज़रूरी दवाएं और खाने पीने का अरेंजमेंट वगैरह करके रखें। तो मैं समझता हूँ कि जो उनके रिश्तेदार, जैसे आपने पूछा, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है भटनागर साहब, मैं वापस आपके पास आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अपने दर्शकों को
ये हम जानकारी भी लगातार पहुंचाते रहें कि किस तरह से ऐसी चुनौती से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। पूरी व्यवस्था की गई। शिवांगी कच्छ में मौजूद है और शिवांगी, मैं देख पा रहा हूं कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पे भी बारिश शुरू हो चुकी है। लैंडफॉल को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए रोहित, आपको बता दें कि अब धीरे धीरे मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ यहाँ पर साइक्लोन जो है उसका असर देखने को मिल रहा है और ये समय बताया जा रहा था कि जैसे जैसे शाम ढलेगी, खासकर 8 बजे के बाद यहाँ और भी ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलेगा। हालांकि मैं कैमरा पैन करके आपको दिखाने की कोशिश तो करूँगी, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में पता नहीं कितनी तस्वीरें हमारे दर्शक देख पाएंगे, लेकिन अगर आप तस्वीरों के ज़रिए थोड़ा बहुत भी देख पाए तो आप देख सकते हैं कि बारिश जो है उसका जो हम कह सकते हैं एक वे है, जो विंड है वो बहुत ही उल्टी दिशा में है। बारिश इतनी तेज है यहाँ पर कि आपको बता दें कि एक जगह आप बहुत देर तक स्थिर होकर खड़े नहीं रह सकते और लोगों से लगातार अपील यही की जा रही थी कि यही भयानक 4000 से ज्यादा। ये शिवांगी, आपके पास भी हम वापस आने की कोशिश करूंगा। देखिए, तकनीकी तौर पे भी चुनौतियों का सामना हमें भी करना पड़ रहा है क्योंकि मौसम लगातार और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। बारिश अब वहाँ पे भी तेज़ हो चुकी है। हवा के बहाव की भी जानकारी जो मिल रही है उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अंकुर त्यागी का भी रुख करता हूँ मांडवी में, क्योंकि मांडवी में भी लगातार हवा की रफ्तार बढ़ रही है। अंकुर, आप जो अभी देख पा रहे हैं, जिस स्थिति पे आप मौजूद हैं, उस स्थिति को बताइए ज़रा। देखिए, फिलहाल जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं कह रहा हूँ अभी ये जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है महज 2-3 घंटे पहले शुरू हुआ है, क्योंकि उसके पहले 2-3 घंटे बारिश नहीं थी। मांडवी की मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, हवाओं में रफ्तार बहुत ज़बरदस्त है। सुबह जो हम हवाओं में जो रफ्तार देख रहे थे उनसे ज़्यादा है, यकीनन तौर पे उनसे ज़्यादा है। और जो समुद्र है उसके अंदर करंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप समुद्र के जो सीमावर्ती इलाकों में जाएंगे, हालांकि अभी फिलहाल बैन है किसी भी तरह की कोस्ट लाइन पे कोई भी शख्स, कोई भी का मतलब कोई भी शख्स नहीं जा सकता सिवाय एनडीआरएफ की टीम के या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है या पुलिस के अधिकारियों से छोड़कर और कोई शख्स नहीं जाता है, ये जा सकता है। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। और अगर लेकिन आप जो आसपास के घर हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको सुनाई देगा, वो शोर सुनाई देगा और समझ में आता है। और जो दूर से आप देख सकते थे शाम के वक्त में, तो जो समुद्र की लहरों में जो उफान था वो देख कर समझ में आ रहा था कि जो साइक्लोन है वो अब धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है, आपके पास से गुजर रहा है और उसकी जो रेपरकशंस हैं वो आप ज़मीनी हकीकत पर उभरते हुए देख भी रहे थे। फिलहाल मैं बताऊं, पूरे इलाके की जो बिजली है उसको काटा गया है। रोड की जो बिजली है सिवाय उसको छोड़ के बाकी घरों में जो डोमेस्टिक जो लेवल पे जो बिजली पहुंचाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, टोटल कट ऑफ है। क्योंकि अंदेशा इस बात का है कि अगर मान लीजिए कोई पोल गिर जाता है या इस तरह की कोई घटना घट जाती है तो ऐसे में ये नहीं कि वो किसी बड़े हादसे में कन्वर्ट हो जाए। एक एहतियातन के तौर पे लोगों को असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन एहतियात के तौर पे बिजली काट दी गई है। और कुछ घंटे के बाद जब ये तूफान थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, थोड़ा इसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम कर दी जाएगी। इसके अलावा सुबह से ही लगातार एनडीआरएफ से लेके जो पुलिस की जो टीम है वो तमाम कोस्ट लाइन वाले इलाकों में जाकर 2 तरह के काम कर रही है। पहला तो जो लोग इसको आज के दिन को एडवेंचर के तौर पे ले रहे थे उनको वहां से भगाने का काम। हालांकि ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे, जस्ट पुलिस उस चीज को इंश्योर करना चाह रही है कि ऐसा कोई आदमी ना आए। दूसरा, जो निचली बेल्ट पे ऐसा जो रहने वाले लोग हैं, ऐसा तो कोई नहीं कि कोई व्यक्ति वापस अपने घर में रहने के लिए आ गया हो क्योंकि उसके अंदर असुरक्षा हो, उसके अंदर इनसिक्योरिटी हो अपने घर को लेकर। तो इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा था। जितने भी लो बेल्ट इलाके हैं कोस्ट लाइन से जुड़े हुए, वहां जाकर ये देखा जा रहा था कि वहां कोई आदमी फिलहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक लोगों को जो इस बेल्ट पे रहने वाले लोग हैं उनको साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन है कि आप या तो खुद चले जाइए, वरना जो एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो शेल्टर होम बनाए हुए हैं वहां शिफ्ट हो जाइए। अंकुर, तो काम यहाँ पे लगातार अंकुर, मैं और हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे हैं कि आप मांडवी में जहां मौजूद हैं, आपने भी उन तेज हवाओं की चुनौती का सामना किया। और अभी जो स्थिति है, जिस तरह से आपने बताया कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो बिजली घरों तक पहुंच रही है, उसको एहतियातन काटा गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात है तमाम मुश्किल हालातों से लोगों को बचाने के लिए। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, अंकुर मैं आऊँगा आपके पास, दर्शकों को ये भी बता दें कि हम अपने सहयोगियों के साथ गुजरात ही नहीं, जहाँ जहाँ
इस तूफान का असर है या असर होने वाला है, वहाँ से आपको कनेक्ट करके ये जानकारी पहुँचाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर फ़िलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि ये वक्त हमारे लिए भी बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि हमारे सहयोगियों को भी उस तूफान के बीच में खड़े होकर आप तक वो जानकारी पहुँचाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ अभी हमारे कैमरे में भी आसपास की तस्वीरें साफ नहीं दिख पा रही है, लेकिन अभी जो स्थिति है कम से कम वो आप समझ पाएँ, जान पाएँ और अपने जो आसपास के लोग हैं वो सुरक्षित हैं उसके बारे में कोई अपडेट आपको है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उससे जुड़ी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं 1077। इस पर भी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। ये तमाम जो ज़रूरी जानकारी वो हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जब हम वहाँ पहुँचे हुए हैं और आप तक ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन हालातों के बारे में आपको बता रहे हैं, तो अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि अभी तो अंधेरा है और अंधेरे में बहुत सारी तस्वीरें आप तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन थोड़ी देर पहले जब हवा की रफ्तार लगभग 120 से 150 के बीच में थी, उस वक्त अश्विन पांडे द्वारका में मौजूद थे और उस वक्त कम से कम रोशनी में भी वो जब वहाँ से खबरें पहुँचा रहे थे, तस्वीरों को दिखा रहे थे, तो कितनी ज़्यादा चुनौतियों का वो सामना कर रहे थे, एक बार आपको हम वो दिखाना चाहते हैं, ज़रूर देखिए। तस्वीर दिखाता हूँ। कुछ देर पहले एक स्ट्रक्चर था गेट के पास, आप देखिए वो स्ट्रक्चर कैसे जो है टूट गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर टूटा हुआ है और यही कारण है कि लगातार जो तूफानी हवाएं चल रही हैं इसके वजह से स्ट्रक्चर टूटा और इससे कोई खतरा ना हो इसलिए जो होटल के कर्मचारी थे इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर उठाया और आगे ले जाके रखा। लगातार अलग अलग जो है तेज हवाओं की वजह से जो है इन्हें दिक्कतें आ रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ लगाया था गेट की एंट्री पॉइंट पर वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि ये जो पेड़ है ये भी पूरी तरह से जो है टूट के नीचे की तरफ लटका है। अगर इसी तरह से तेज हवाएं चलती रहेंगी, सर नहीं उस तरफ दिखाइए, अगर इसी तरह से ऊपर की तरफ अगर हवाएं चलती रहेंगी और तेज हवाएं रहेंगी तो ये पेड़ किसी भी वक्त धाराशायी हो जाएगा। और लगातार हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन के आने की बहुत ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द इस स्थिति से निपटा जा सके। क्या जो है केबल का हिस्सा एक टूटा, देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं एक दूसरे को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हवा है और इस हवा से नुकसान हो सकता है। ये नुकसान हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक स्ट्रक्चर टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे मौसम विभाग के मुताबिक अब जो प्रोसेस शुरू हुआ है लैंडफॉल का, वो उसका जो असर है वो दिखना भी शुरू हो चुका है। लगातार तेज हवा चल रही है और ये देर रात तक यही स्थिति बनी रहेगी। देर रात तक स्थिति और भी ज़्यादा भयावह होगी जब साइक्लोन पूरी तरह से जो है तट के किनारे टकराएगा। यहाँ पर जो हवा चल रही है वो 130 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार है और सोचिए जब ये हवा की रफ्तार 150 से 200 किलोमीटर की होगी तब क्या स्थिति होगी। ऐसे में ये सोच के भी डर लगता है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस तरह के तूफान से बचने का एक ही जो है तरीका है, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और ये टेक्नोलॉजी की ही देन है कि प्रिकॉशन ले लिया गया। इसके पहले जो है किसी भी प्रकार की क्षति हो, किसी भी प्रकार का नुकसान हो, उसके पहले ही तमाम इंतजाम किए गए, एजेंसियों को जो है डिप्लॉय कर दिया गया और जो क्षेत्रीय है, जो तटीय इलाके थे समुद्र के, उसे खाली करा दिया गया। सड़कों को खाली करा दिया गया है, लेकिन हमारे सहयोगी वहां से आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे थे और इतना आसान नहीं है हमारे लिए भी कि हम वहां पर खड़े होकर ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा सकें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जहां भी हैं वहां से तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहें और जो स्थिति है उस स्थिति में किस तरह से प्रशासनिक तैयारियां की गई है, राज्य सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की है, क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकार के संपर्क में थी और वो भी लगातार इन तमाम अपडेट्स को लेकर, चाहे वो छोटे से छोटे क्यों ना हो, उनको लेकर बैठक भी कर रही थी और कोशिश ये की जा रही थी कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जान माल का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। और हम भी लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। वडोदरा की ये तस्वीरें अभी हम तक पहुंच रही है। वडोदरा में देखिए थोड़ी देर पहले क्या स्थिति थी।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुजरात देश की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा साझा करता है। लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है और तटीय क्षेत्र में होने की वजह से इस टाइप के साइक्लोन या फिर चक्रवाती तूफानों का इम्पैक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब एक बार फिर से हम तैयारियों के ऊपर लौट रहे हैं। जितेंद्र का हम रुख करेंगे। जितेंद्र भी मौजूद हैं जामनगर में। और जितेंद्र, हवा का रुख वहाँ भी बदलने लगा है, क्या अभी जानकारी आप तक? और तैयारियों को लेकर आप समीक्षा कर रहे थे मंत्री जी के साथ, वो क्या अपडेट मिल पाया? देखिए रोहित, मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा दूं जामनगर की कि किस तरह से मौसम जो है वो अब बदल चुका है। हालांकि रोशनी अंधेरा हो चुका है तो इसलिए काफ़ी कम तस्वीरें दिखेंगी, लेकिन इस समय हवाएं चल रही हैं, बारिश यहां पर शुरू हो चुकी है और जो हवा की गति इस समय है लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। और ये मैं जामनगर शहर के बीच की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से करीब जो 30-35 किलोमीटर दूर जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र तटीय इलाका है, वहां पर हो सकता है कि हालात इससे और भी ज़्यादा खतरनाक हो, मतलब कि वहां पर तेज़ हवाएं और चल रही होंगी और वहां पर बारिश हो रही होगी। हालांकि जो अब से कुछ देर पहले हम मंत्री से बात कर रहे थे, जो कि यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का मंत्रालय भी उनके पास है, मोलू भाई के पास, उन्होंने बताया कि जामनगर में हालांकि जो साइक्लोन का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है, जहाँ पर पेड़ गिर सकते हैं और या फिर बिजली के खंभे गिर सकते हैं और थोड़ी बहुत हानि हो सकती है। लेकिन जो लोग हैं, जो कोस्टल इलाके में रहने वाले लोग हैं, करीब 2390 जो लोग हैं, उनको वहाँ से रिमूव करके जो सरकारी स्कूल है, पक्के जो मकान है हर एक तहसील के अंदर, वहाँ पर उनको रखा गया है। जामनगर को 3 तहसील में बांटा गया है। एक जामनगर ग्रामीण है, एक जोड़िया इलाका है और लालपुर। इन 3 तहसील के अंदर 22 गांव हैं जो कि कोस्टल एरिया के पास है और जहां पर सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान होने की आशंका है। इसको लेकर के 2 एनडीआरएफ की टीम और 2 एसडीआरएफ की टीम तैनात है। और खुद जो कि मैं इस समय कलेक्टर हाउस जो ऑफिस है वहां पर मौजूद हूं, खुद मंत्री भी यहां पर रात के 2 बजे तक मौजूद रहेंगे, पूरा जायजा लेंगे। कंट्रोल रूम बनाया गया है और वहां पर इस जिले के अंदर किसी भी तरह की अगर मदद की जरूरत होती है वो फोन कर सकते हैं। इसके अलावा खुद भी यहां से लगातार फोन करके हालात का जायजा लिया जा रहा है। और क्योंकि साइक्लोन जो है वो इस समय लैंड कर चुका है और जो इसका इम्पैक्ट है देर रात तक रहने की उम्मीद है। और देखिए जहां पर मैं खड़ा हूं बारिश तेज हो चुकी है, तो ठीक इसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो कल शाम तक देखने को मिल सकता है। इसी तरह से तेज बारिश आएगी, तेज हवाएं चलेंगी और इसको लेकर के लगातार जो है जो हालात है उसकी समीक्षा की जा रही है और उसके हिसाब से इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है जितेंद्र। अंकुर त्यागी का भी एक बार फिर से मैं रुख कर रहा हूँ, मांडवी में है। अंकुर, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए फिलहाल हवाओं में, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, हवाओं में करंट है, हवाओं में वो जबरदस्त जो तेज रफ्तार है वो लगातार बनी हुई है। इसके अलावा तेज बारिश हो रही है। मैं कह रहा हूं 2 घंटे से जो बारिश होना शुरू हुआ है, अभी लगातार उसका क्रम बाकी है। और जो समुद्र है उसके अंदर की भी जो करंट है वो साफ सुनाई दे सकता है। गनीमत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह की जान माल की नुकसान की अभी तक कोई खबर कहीं से भी नहीं आई है। ये तारीफ है आपके उस पूरे सिस्टम के कोऑर्डिनेशन की, उसकी सिनर्जी होने की, जिसने एक भी जान का अभी तक की, कम से कम मैं दावा कर सकता हूं जो मैं जिस इलाके में हूं मांडवी में, कोई भी डेथ की खबर अभी तक इसके आसपास के किसी भी इलाके से नहीं आई है। जबकि इतनी तेज रफ्तार, तकरीबन 130 किलोमीटर की रफ्तार से आपके हवाएं चल रही हो, बारिश हो रही हो, बावजूद इसके आप इतनी बड़ी जनसंख्या को आप एक सेफ गार्ड दे रहे हों, उनको शेल्टर होम में आपने 2 दिन पहले शिफ्ट कर दिया था। आपने पूरे सिनर्जी सिस्टम में काम कर एक छोटी से छोटी माइक्रो मैनेजमेंट पे जाकर काम किया। ये अभी तक चीज़ जो निकल कर आई है, हालांकि तूफान अभी भी है, यहाँ से निकल रहा है वो साफ समझ में आता है। हवा बहुत तेज चल रही है, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, एहतियातन तौर पर ये जितनी भी बिजली है उसको काट लिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई फर्दर रेपरेशन निकल के ना आए, कोई करंट जगने जैसी घटना या जो आमतौर पे इससे पहले हम देखा करते थे बारिश के दिनों में, उस तरह की कोई घटना सामने ना हो। तो एहतियातन तौर पर कुछ वक्त के लिए बिजली काटी गई है, उसके बाद इस बिजली को रिज्यूम कर दिया जाएगा। हवा के झोंकों में इतना दम है, इतनी ताकत है कि मैं इस वक्त जब से आपसे बात कर रहा हूँ, एक हवा का झोंका आकर मुझे अपनी जगह से रिप्लेस कर रहा है और मुझे यहाँ खड़े होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो और बारिश लगातार, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ,
बहुत तेज बारिश के जो छींटे हैं वो आपके जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके मुंह पे पड़ते हैं, तो वो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये करंट सिचुएशन फिलहाल ये है। लेकिन इसके अलावा तारीफ करनी पड़ेगी आपको लोकल पुलिस की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, एनडीआरएफ की। अभी भी मैं इन सड़कों पे घूमती हुई कई सारी पुलिस की गाड़ियां, चूंकि उनके पास सायरन लगा होता है और जो लाइट जलती है उसके जरिए समझ पाता हूं इन अंधेरी गलियों में से हर मुमकिन गली में पहुंचकर पुलिस इंश्योर कर रही है कि क्रॉस लाइन पे जाकर कोई आदमी एडवेंचर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कोई व्यक्ति अपनी गली मुहाने में खड़े होकर ये तमाशा देखने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी आदमी दिखाई देता है, या जो लोकल छोटी छोटी बातें होती हैं, किसी बिलबोर्ड के भी पास खड़ा नहीं होना है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, किसी एंटीना के नीचे खड़ा नहीं होना है, या उसके आसपास खड़ा नहीं होना है, ये जानकारी लगातार घूम कर न केवल मांडवी के आसपास के पूरे इलाका जो रूरल इलाका है वहां जाकर हर छोटी जगह पर जाकर ये जानकारी दी जा रही है। तो ये तारीफ करनी पड़ेगी इस पूरे मैनेजमेंट की जो माइक्रो लेवल पर किया गया है। जी बिल्कुल अंकुर, ये माइक्रो लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और अंकुर भी लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे थे। और आपने देखा था कि कोस्टल एरिया में भी वो मौजूद थे, और जब हमें कोस्टल एरिया से हटने को कहा गया, जब हमने देखा कि लहरों की रफ्तार काफ़ी बढ़ रही है, लहरों की ऊंचाई काफ़ी बढ़ रही है, हवा की रफ्तार भी काफ़ी बढ़ गई है, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाते हुए हमारी टीम को भी कहा गया कि आप सुरक्षित स्थान पर जाएं, और वहाँ से भी हम आप तक ये जानकारी साझा कर रहे हैं। भटनागर साहब के पास वापस चलूंगा, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ के। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, प्लानिंग, इसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं भटनागर साहब, वो इस बात को फील कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पुलिस देखिए अभी भी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, गलियों में घूम रही है, एक कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है। और शायद यही वजह है कि ऐसे प्राकृतिक आपदा से भी लड़ने के लिए इंसान अपनी तरफ से तत्पर होकर कोशिश कर पा रहा है। देखिए, शक्ति मिलती है ऊपर से। हमारे एनडीएमए के चेयरमैन है मोदी जी, हमारे पीएम साहब रात दिन इसके ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं, और उनके जो कंट्रोल रूम है, उनका जो स्टाफ है, बराबर उनको मिनट टू मिनट की रिपोर्ट दे रहा है। और इसी तरीके से ग्राउंड लेवल के अंदर एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम जगह जगह बने हुए हैं, और वहाँ पर जो भी ये लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, ये दिल्ली भेज रहे हैं। दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आ रही है स्टेट गवर्नमेंट को और हमारी टीमों को। अब आप बताइए कितना ज़्यादा पूरा का पूरा देश एक हो गया है। ये एक एग्जाम्पल है कि जब ऊपर वाला खुद ही लग जाता है काम करने, तो नीचे वाले तो अपने आप ही ज़्यादा ज़ोर से काम करेंगे। दूसरा, अभी हम लोग इतने परिपक्व हो गए हैं कि अभी हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉरल है। हम लोग पहले 5 दिन से ही कैंप करके वहाँ काम कर रहे हैं। अब बताइए, जब इतना काम किया है और इतना ज़्यादा हमारे हमारे ऊपर बैक है पीछे से, तो नेचुरली हम लोग पब्लिक को भी इन्वॉल्व करते हैं। पब्लिक भी हमारा साथ दे रही है, पब्लिक भी हमारा कहना मानती है, और वो एनडीआरएफ जो कहती है पब्लिक मान लेती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने देखा है। तो अब बताइए, इतना अच्छा माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है। इसके अलावा पब्लिक की सेफ्टी के लिए शेल्टर होम बने हुए हैं, वहाँ खाना पीना, मेडिकल और डॉक्टर्स पूरी टीमें वहाँ पर हैं। जानवरों के लिए चारा और उनका जो बाड़ वगैरह बनाई है, वहाँ भी सेफ प्लेस पे सब चीज़ें की गई हैं। अब बताइए, इतना सब कुछ हुआ। हाँ, जो कच्ची झोपड़ी है, जो फसल है, जो नाव है, इनमें तो नुकसान होगा, ना तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं, ना ही कोई कुछ कर सकता है। ये भगवान की मर्जी है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया जा रहा है। और अभी भगवान से प्रार्थना है कि जितना जल्दी से जल्दी इसको शांत करे, या थोड़ा सा जो है नुकसान ज़्यादा ना हो, और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ह्यूमन लॉस, इसी बात को लेकर हम भी ये मान रहे हैं कि ये एक अच्छी प्लानिंग का ही नतीजा है कि प्राकृतिक आपदा के साथ लड़ने के लिए भी मुस्तैदी से व्यवस्थाएं की गई है, और 1 लाख से ज़्यादा की संख्या है जिनको सेफ जोन में, सेफ हाउस में पहुंचाया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। थोड़ी देर पहले की ये वडोदरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और एक बड़ी खबर अभी आ रही है इसी विफरजॉय तूफान से जुड़ी हुई, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि अभी ये जानकारी मिल रही है कि गुजरात तट पर तूफान का लैंडफॉल हो चुका है।
और हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे है। जखाऊ पोर्ट से 20 किलोमीटर ये तूफान है और आधी रात तक का समय अधिक ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि गुजरात तट पर तूफान का लैंडफॉल हो चुका है और इसी जानकारी को खुद आईएमडी की तरफ से साझा किया गया है। हम वो प्रतिक्रिया भी सुनते हैं। द साइक्लोन विपर्जय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ की कोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 8:30 बजे लिया गया ऑब्जर्वेशन के हिसाब से साइक्लोन विपर्जय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड के साथ कराची और मांडवी के बीच में जखाऊ की आसपास तट को हिट कर रहा है। इसका डिस्टेंस जखाऊ से 30 किलोमीटर था 8:30 बजे और अभी इसका डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है और ये साइक्लोन तट की तरफ लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 11 बजे तक इसका जो सेंटर है लैंड के ऊपर जाने का पूर्वानुमान है। लैंडफॉल का जो प्रोसेस है, जैसे हम बोले थे कि मिडनाइट तक चलेगा और इसके बाद धीरे धीरे इसका वीकनिंग होगा जैसे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे जाएगा और कल सुबह को ये वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म जिसका विंड स्पीड 75 to 85 kmph हो सकता है। तो विपर्जॉय के इम्पैक्ट के असर के बारे में जानकारी दे रहे थे। शिवांगी का भी रुख कर रहा हूँ। शिवांगी, 11 बजे के आसपास यानी, और ये भी बात बहुत ज़रूरी बताई जो इन्होंने कि आधी रात में चुनौतीपूर्ण स्थिति और हो सकती है। अभी आप जहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बारिश हो रही थी, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए रोहित, आपको बता दें कि आज की रात कहीं ना कहीं कयामत की रात है, लेकिन वो कयामत ना आए इसकी भी प्रार्थना की जा रही है। और आपको बता दें कि साइक्लोन बहुत सारे मैंने कवर किए हैं, खुद मैं कोस्टल एरिया से आती हूँ, लेकिन ऐसा साइक्लोन मैंने कहीं नहीं देखा। आपसे बातचीत करते हुए देखिए तेज़ बारिश हो रही थी, फिर बारिश थमी, अब तेज़ हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो गई है। तो पल पल में यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो मौसम है वो बदल रहा है। और एक अभी अपडेट हमें ये मिली है कि मांडवी और आसपास के जो इलाके, जो नलिया का इलाका है जो जखाऊ पोर्ट की तरफ से आता है, इन सब इलाकों में प्रिकॉशनरी तौर पर लाइट जो है, पावर जो है वो कट कर दिया गया है जिस इलाके में हम। और ये देखिए आप तमाम जो स्टाफ है वो भी अब निकलने लगा है। एनडीआरएफ की खास टीमें जो हैं वो कॉल आती हैं तो वो अपने अपने ड्यूटी कॉल्स पर भी निकल जाते हैं और तमाम लोग हैं। देखिए एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें सब के सब स्टैंड बाय पर हैं, क्योंकि आज ही की रात वो समय है जब ये साइक्लोन आपको कहे कि अब लैंडफॉल कर चुका है, जो जानकारी खुद आईएमडी की ओर से मिला। और उसके बाद की तस्वीरें जो हैं वो देखने वाली होगी, क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत लिया गया है पिछले कई दिनों से। न सिर्फ राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी मिलकर एक साथ इन्होंने कमर कस ली है, एकजुट होकर कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी जान माल का नुकसान ना हो। इसी इलाके में 2 दशक पहले जो तस्वीरें देखने को मिली थी और इसी तरह से जब साइक्लोन आया था 10,000 के आसपास लोगों की मौत हुई थी, तो वैसे आंकड़े, वैसी भयावह तस्वीरें ना देखने को मिले, इसके लिए पुरजोर कोशिश की गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि हवाओं का रुख बहुत यहाँ तेज़ हो चला है और जब हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं तो देखिए अब धीरे धीरे, क्योंकि जो वो जानकारी दे रहे थे कि मिडनाइट तक ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी, तो अब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। एक जगह स्थिर होकर भी लाइव करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक जिम्मेदार नेटवर्क होने के नाते हम अपने दर्शकों तक पल पल की जानकारी पहुंचाएंगे और हम अपील भी करेंगे, क्योंकि आज भी हमने देखा कि कई लोग लापरवाही करते नजर आए। हम कई बीच से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे और लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे वक्त में आप बीच की तरफ ना जाए। लेकिन लोग, कुछ चुनिंदा लोग, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ चुनिंदा लोग लापरवाही करते नजर आए और सेल्फी लेने के लिए, रील बनाने के लिए वो समुद्री तटों पर घूमते नजर आए, जिनको बाद में जो प्रशासन
कानून के ही लोग थे, जो सफाई कर्मी थे या फिर हम कहें कि जो पुलिस कर्मी वहाँ थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बाहर निकाला। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जी नजर पैनी है। देखिए गश्त भी लगाया जा रहा है, जी। कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो गश्त लगा रही है। पावर कट है इस पूरे इलाके में जहाँ से हम लाइव कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई कहीं फंसा हो तो उसको कैसे निकाला जाएगा, इसीलिए गश्त लगाया जा रहा है कि कहीं भी किसी को भी किसी भी तरह की जरूरत हो उसको पूरा किया जा जी। सके। रोहित, बिल्कुल शिवांगी, और ये जो जानकारियां हैं वो हम लगातार पहुंचा भी रहे हैं, और अब मेरे जो सहयोगी हैं हम मुझसे जो इस वक्त अपनी अपनी जानकारियों के साथ अपने अपने स्थानों पे जो मौजूद हैं और वो तस्वीर जो दिखा रहे हैं, हम आपके साथ वापस बने रहेंगे। एक छोटा सा विराम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन वापस आ रहा हूँ। और ये जो स्थिति है विफरजॉय की, जिस हिसाब से उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि देर रात तक इसकी भयावहता और बढ़ सकती है, इसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं, इससे भी जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। Zee News.